हेलो एवरीवन, कैरियर कंसर्ट में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे मगध के प्रारंभिक राजवंशों के बारे में। मगध मगध जो वर्तमान बिहार में दक्षिणी हिस्से में था, दक्षिण बिहार के दक्षिणी हिस्से में यह राज्य हुआ करता था और महाजनपद काल में ये भारत का सबसे शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उभरा। एक तो यहाँ की इस क्षेत्र की उपजाऊ मिट्टी, जिससे विपुल कृषि अतिरेक की प्राप्ति होती थी, यहाँ के प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन, इसके अतिरिक्त जो यहाँ के राजवंश थे उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था मगध के उत्थान में। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे मगध के प्रारंभिक राजवंश के विषय में। और इस वीडियो को प्रारंभ करने से पहले आप सबों से ये निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे चैनल कैरियर कंसर्ट को सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं, इसे लाइक और शेयर करें और हमें सलाह भी दें कि आप कौन कौन से टॉपिक पर वीडियोस देखना पसंद करेंगे, है ना। तो आइए हम लोग चलें मगध के प्रारंभिक राजवंश के विषय में जाना। मगध के प्रारंभिक राजवंश को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है। हालांकि अगर हम पुराणों की बात माने तो पुराण के अनुसार मगध का जो प्रारंभिक राजवंश था वो बृहद्रथ राजवंश था और बृहद्रथ राजवंश में लगभग 24 शासक हुए और इस राजवंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक जरासंध था। और पुराण कहता है कि बृहद्रथ राजवंश के बाद प्रद्योत राजवंश की सत्ता मगध में स्थापित हुई, फिर हर्यक और देन शिशुनाग वंश की सत्ता मगध में स्थापित हुई। लेकिन बौद्ध ग्रंथों को प्रामाणिक मानते हुए इतिहास में बौद्ध ग्रंथों के अनुसार हर्यक राजवंश को मगध का पहला राजवंश माना गया। और अगर हम बात करें मगध की तो मगध का पहली बार जो उल्लेख मिलता है या साहित्यिक प्रमाण मिलता है वो अथर्ववेद से मिलता है। अथर्ववेद से मगध का नाम सबसे पहले अथर्ववेद में हमें मिलता है ना। तो बौद्ध ग्रंथों के अनुसार हर्यक वंश जो था वो मगध का पहला राजवंश था। हालांकि कई एग्जाम में हर्यक वंश ना देकर बृहद्रथ वंश भी दे दिया जाता है, तब आंसर बृहद्रथ वंश होगा। आईएएस में भी यह सवाल पूछा गया था कि मगध का पहला राजवंश कौन था, तो बृहद्रथ राजवंश वहां आंसर हो जाएगा क्योंकि ऑप्शन में बृहद्रथ था। अगर ऑप्शन में बृहद्रथ हो तो आप लोग बृहद्रथ ही मारेंगे और यह कहा जाए कि अगर बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कौन पहला राजवंश था तब हर्यक राजवंश हो जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले हम जानेंगे हर्यक राजवंश के बारे में। इस वंश के जो संस्थापक थे वो बिंबिसार थे, बिंबिसार। और हर्यक वंश का टाइम पीरियड 544 बीसी से लेकर 492 बीसी तक इसका टाइम पीरियड रहा। दीप वंश के अनुसार बिंबिसार के पिता का नाम बोधिस था, जबकि मत्स्य पुराण में बिंबिसार की चर्चा मिलती है और उसे क्षेत्रोजस कहा गया है, जबकि जैन साहित्यों में बिंबिसार को श्रेणिक कहा गया है। बिंबिसार एक महान शासक था और उसने कई राजवंशों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। एक तो लिच्छवी के राजा जो चेटक थे ना, चेटक, उनकी पुत्री से उन्होंने विवाह किया जिनका नाम चेलना था, है ना। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि चेटक की बहन का विवाह जो है वो महावीर जय के पिता के साथ, सिद्धार्थ के साथ हुआ था। दूसरी शादी इन्होंने कौशल राज्य की राजकुमारी महाकौशला से की थी
और जो प्रसेनजीत की बहन भी थी, और महाकोसला से विवाह करने पर इन्हें दहेज में काशी के कुछ गांव मिले थे, जहां से 1 लाख मुद्रा कर के रूप में उन्हें प्राप्त होता था। और मध्य देश की राजकुमारी क्षेमा के साथ भी उन्होंने विवाह किया था। राजतंत्र में वैवाहिक संबंध महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता था। बौद्ध ग्रंथ महावग्र जातक बौद्ध ग्रंथ महावग्र जातक में यह चर्चा है कि बिंबिसार की 500 पत्नियां थी, और बिंबिसार का घनिष्ठ संबंध, कूटनीतिक संबंध भी और मित्रता थी। एक तो गांधार के शासक उसका सिरीन के साथ घनिष्ठ संबंध था, और दूसरा अवंती के शासक चंड प्रद्योत, ये अवंती के शासक थे चंड प्रद्योत, जिनसे उनकी घनिष्ठ मित्रता थी। और ऐसा उल्लेख मिलता है कि जब चंड प्रद्योत को पीलिया रोग हो गया था, तब बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को उनके इलाज के लिए भेजा। और यह प्रश्न कई बार विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। तो चंड प्रद्योत इनका घनिष्ठ मित्र था। बिंबिसार एक साम्राज्यवादी शासक थे, और उन्होंने अंग महाजनपद जो वर्तमान में भागलपुर और मुंगेर के क्षेत्र में अवस्थित था, सबसे पूर्वी हिस्से में अंग महाजनपद था। अंग महाजनपद को जीतकर बिंबिसार ने मगध में मिला लिया। अंग महाजनपद के राजा थे ब्रह्मदत्त, जिनको परास्त करके बिंबिसार ने अंग को मगध में मिला लिया। ऐसा बौद्ध ग्रंथों से सूचना मिलती है कि 80,000 ग्राम भोजक उनके दरबार में उपस्थित होते थे। ग्राम भोजक मुखिया को कहा जाता था, गांव के प्रधान को ग्राम भोजक कहते थे। 80,000 ग्राम भोजक उनकी दरबार का शोभा बढ़ाते थे। इन्होंने बौद्ध धर्म जैन धर्म दोनों को संरक्षण प्रदान किया, बौद्ध धर्म को भी और जैन धर्म को भी। इनकी जो प्रारंभिक राजधानी थी मगध की, वो राजगृह था। राजगृह है ना। राजगृह के अन्य नाम भी मिलते हैं। एक तो गिरिब्रज, इसको बिंबिसारपुरी भी कहा गया है। इसको कुशाग्रपुर भी कहा गया है। और मगधपुर नाम भी मिलता है राजगृह का। तो इनकी जो राजधानी थी बिंबिसार की, वो राजगृह थी। और मैंने कहा कि ये बौद्ध धर्म को संरक्षण देते थे। उन्होंने बुद्ध को राजगृह में बेलवन नामक बौद्ध विहार गिफ्ट में दिया था। बेलवन, है ना। इनकी हत्या इनके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी। तो आइए हम लोग जाने अजातशत्रु के बारे में। अजातशत्रु, जिनका टाइम पीरियड 492 ईसा पूर्व से लेकर 460 ईसा पूर्व तक इनका टाइम पीरियड है, और इसे पितृहंता कहा गया है, क्योंकि इन्होंने अपने पिता की हत्या की। ऐसी सूचना हमें भरहुत के स्तूप से भी मिलती है, जहां ये बुद्ध से मिले हैं, और जाके बुद्ध से मिले हैं, और बुद्ध से इन्होंने अपने अपराध को स्वीकार किया है ना। तो इनको इसलिए पितृहंता कहा गया है। इनको कुनिक भी कहा गया है, कुनिक। इसके अलावा पुराण में इनका नाम अशोक चंद मिलता है। अशोक चंद, इसने कौशल के राजा थे प्रसेनजीत, इसको परास्त किया, और प्रसेनजीत की बेटी वजीरा के साथ विवाह किया। अजातशत्रु ने वैशाली को भी था, वज्जीसन, जो मगध के बगल में शक्तिशाली गणतंत्र था, जिसका नाम था वज्जी। और यह वज्जी जो था वो 8 गणतंत्रों का समूह था, और मगध के लिए वज्जी खतरा था।
तो वज्जी को जीतना मगध के लिए बहुत जरूरी था, और एकजुट वज्जी को, मतलब 8 गणतंत्रों को एक साथ हरा पाना बहुत ही कठिन था। तो उन्होंने सुनिधि और वर्षाकार, ये 2 मंत्री थे, नाम था सुनिधि और वर्षाकार, को वैशाली भेजा। और ये दोनों मंत्री थे, सुनिधि और वर्षाकार अजातशत्रु के मंत्री थे। इन्होंने वज्जी संघ में फूट डलवा दिया, तब जाकर वज्जी संघ को अजातशत्रु जीत पाया। तो इनमें भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कि वैशाली को जीतकर, वज्जी को जीतकर अजातशत्रु ने मगध में मिला लिया। इस युग में अवंती भी एक शक्तिशाली महाजनपद था, और अवंती के आक्रमण के भय से अजातशत्रु ने राजगृह का किलेबंदी करवाया, दुर्गीकरण करवाया। चूंकि मगध के क्षेत्र में लोहा बहुतायत पाया जाता था, उसने कई तरह के अस्त्र शस्त्र का भी आविष्कार किया, जैसे महाशिलाकंटक, रक्त मूसल, है ना। इसने अपनी पुत्री पद्मावती का विवाह जो है वो वत्सराज उदयन के साथ किया, वत्स महाजनपद के राजा उदयन के साथ किया। अजातशत्रु ने जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों को संरक्षण प्रदान किया, और अजातशत्रु एक ऐसा शासक था जो पहले जैन धर्म अपनाया, लेकिन बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसकी हत्या इसके पुत्र उदयन ने कर दी। हालांकि पुराण के अनुसार इसके बाद, अजातशत्रु के बाद नागदशक शासक बना था, लेकिन बौद्ध ग्रंथों के अनुसार उदयन जो था, उदयन इसका उत्तराधिकारी था। तो हम जानेंगे उदयन के बारे में। उदयन को भी अपने पिता की तरह, पिता अजातशत्रु की तरह पितृहंता कहा गया है। ये अजातशत्रु और पद्मावती का पुत्र था। शासक बनने से पहले उदयन जो था वो अंग महाजनपद का उपराजा हुआ करता था, और सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो उदयन का है, उदयन ने पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की। पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की। पाटलिपुत्र को कुसुमपुर भी कहा गया, और उसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई। अवंती का एक गुप्तचर था, पालक नाम था उसका, उसने उदयन की हत्या कर दी। उदयन के बाद अनिरुद्ध शासक बना, और इस वंश का अंतिम शासक जो था हर्यक वंश का, वो नागदशक था, जो कि एक जन विद्रोह में मारा गया। अब हम लोग जानेंगे नेक्स्ट राजवंश, शिशुनाग राजवंश के बारे में। ये राजवंश जो था वो हर्यक राजवंश में शिशुनाग जो थे वो एक अधिकारी थे, अमात्य थे, और इन्होंने सत्ता का अपहरण किया एक तरह से। कई ग्रंथों में इसे नाग वंश से भी जोड़कर देखा जाता है। हालांकि महावग्र जातक में यह लिखा हुआ है कि यह जो था लिच्छवी के राजा और एक वैश्या से उत्पन्न संतान था, जबकि पुराणों में शिशुनाग को क्षत्रिय कहा गया। शिशुनाग एक महान साम्राज्यवादी शासक था। इसने उस समय के मगध के बाद जो दूसरा सबसे शक्तिशाली राज्य था अवंती, उसको जीत कर मगध में मिला लिया। और वत्स वैसे भी अवंती ही वत्स पर अवंती ने पहले ही अधिकार कर लिया था। तो वत्स और अवंती दोनों राज्य को मगध में मिला लिया गया। इसने वैशाली को अपनी दूसरी राजधानी बनाई। वैशाली को अपनी दूसरी राजधानी बनाई, जो बाद में उसकी प्रधान राजधानी बनी, है ना। इसका पुत्र था कालाशोक, 394 बीसी से लेकर 344 बीसी तक। और कालाशोक को बौद्ध पुराण में काकवर्णिन कहा गया है, काकवर्णिन। इसने राजधानी फिर से वैशाली से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया। इसके ही समय में द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी वैशाली के चुगवग में, और पहली बार बौद्ध संघ में इसी बौद्ध संगीति में विभाजन हुआ था। इस वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था। नंदीवर्धन जो था,
नंदी वंश। इसके बाद मगध में नंद वंश की स्थापना होगी, जिसका शासन 344 ईसा पूर्व से लेकर 323 ईसा पूर्व तक था। और मान्यता के अनुसार इस वंश के जो संस्थापक थे वो महापद्मनंद थे। महापद्मनंद। पुराणों में नंद वंश को शूद्र कहा गया है, पुराणों में इसे शूद्र कहा गया है, जबकि परिशिष्ट पर्वन जो बौद्ध ग्रंथ है, परिशिष्ट पर्वन में इसे नाई पिता और वैश्य माता से उत्पन्न संतान बताया गया है। जबकि यूनानी इतिहासकार, क्योंकि इस समय सिकंदर का आक्रमण हुआ था तो कई यूनानी इतिहासकार भी आए थे भारत, और यूनानी इतिहासकारों के अनुसार ये एक नाई और शिशुनाग वंश की एक रानी से उत्पन्न संतान था। जैन ग्रंथ में इसे नापित दास भी कहा गया है। महावंश जो बौद्ध ग्रंथ है, महावंश में परिशिष्ट पर्वन जैन ग्रंथ है, इसको ध्यान में रखिएगा। महावंश में इसे अज्ञात कुल का बताया गया है और कहा गया कि ये लोग डाकुओं के सरदार होते थे। बौद्ध ग्रंथ में महापद्मनंद का नाम उग्रसेन मिलता है, उग्रसेन, उग्रसेन, है ना। और महापद्मनंद के समय शिक्षा और साहित्य का अद्भुत विकास हुआ मगध में। और पाणिनि, जिन्होंने अष्टाध्यायी की रचना की है, पाणिनि महापद्मनंद के अभिन्न मित्र थे। और इनके मंत्री का नाम था कल्पक, इनके मंत्री का नाम कल्पक था। एक अभिलेख मिला है कलिंग, कलिंग जो उड़ीसा में यह राज्य था मौर्योत्तर काल में, कलिंग। और कलिंग में खारवेल शासक का नाम है, खारवेल का हाथी गुंफा अभिलेख है, जिसमें यह चर्चा की गई है कि बृहस्पति मित्र नामक एक शासक ने कलिंग पर चढ़ाई की और वहां से जिनसेन की मूर्ति उठाकर ले गया। तो इतिहासकारों ने बृहस्पति मित्र की तुलना जो है वो महापद्मनंद से की है ना। अब हम लोग जानेंगे कि महापद्मनंद ने सर्व छत्रांतर, कली का अवतार या कलयुग का अवतार, परशुराम का अवतार। सर्व छत्रांतर का मतलब होता है क्षत्रियों का संहार करने वाला। कली या कलयुग का अवतार, परशुराम का अवतार, एकराट इत्यादि की उसने उपाधि ली। इनके 8 पुत्र थे और इनको मिलाकर कुल 9 हो गए, जिनको कहा जाता था नवनंद। और इनके जो 8वें पुत्र थे उनका नाम था धननंद, जो इस वंश का बहुत ही प्रसिद्ध शासक था। सिकंदर के आक्रमण के समय धननंद ही मगध का शासक था, सिकंदर का समकालीन था। और यूनानी इतिहासकार इसे अग्रमीज कहता है, अग्रमीज अर्थात उग्रसेन का पुत्र, उग्रसेन का पुत्र। कर्टियस जो यूनानी इतिहासकार है वो इसके धननंद के विशाल सेना का उल्लेख करता है और कहता है कि उसकी सेना में 20,000 घुड़सवार सैनिक, 2 लाख पदाती या पैदल सैनिक, 2,000 रथ और 3,000 हाथी थे। जेनोफोन नामक यूनानी इतिहासकार कहते हैं कि यह एक धनवान व्यक्ति था। इसके सेनापति का नाम भद्रसाल था, भद्रसाल, जिन्होंने नंदपकर्मणी नामक एक यंत्र का, ये एक तराजू था नंदपकर्मणी, इसका आविष्कार करने का श्रेय जाता है भद्रसाल को। कथा सरित सागर नामक पुस्तक में यह उल्लेख मिलता है कि धननंद के पास 11 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं थी। दक्षिण भारत के इतिहासकार जो संगमकालीन है, जिनका नाम है मामूलनार और परनर, मामूलनार और परनर, इन दोनों का कहना है कि नंद वंश के महल के द्वार पर लक्ष्मी और सरस्वती विराजमान रहती थी। यह जनता में लोकप्रिय नहीं था धननंद, है ना, और थोड़ा सा घमंडी था, अहंकारी था।
जब इसके दरबार में तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य चाणक्य, जो कि राजनीति शास्त्र के महान ज्ञाता थे, उन्होंने जब इन्हें सलाह दिया इनके दरबार में कि आपको जनता के हित में, जन कल्याण के हित के लिए आपको शासन करना चाहिए, नीतियां बनानी चाहिए, इस सलाह पर धननंद काफी क्रोधित हो गया और उसने चाणक्य को घसीट कर अपने दरबार से बाहर निकाल दिया। इस बात से क्रुद्ध होकर चाणक्य ने इस वंश के समूल नष्ट करने की प्रतिज्ञा ली और उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य नामक एक बालक को खरीदकर, एक शिकारी से खरीदकर तक्षशिला ले जाकर उसे शिक्षा दीक्षा दी एक राजकुमार की तरह। और यही चंद्रगुप्त मौर्य, जो एक महान गुरु का महान शिष्य था, उसने धननंद को परास्त करके मगध में मौर्य वंश की स्थापना की। तो ये जो 3 वंश हैं, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश, है ना, तो इसके इतिहास से आप परिचित हुए हैं। और इन लोगों ने मगध को एक सुदृढ़ता प्रदान किया, मगध राज्य को। और सूद वंश का होते हुए भी नंद वंश के शासकों ने एक अखिल भारतीय राज्य की स्थापना की चेष्टा की, एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया, है ना। और इस विशाल साम्राज्य में 4 चांद लगाने का काम, एक अखिल भारतीय स्वरूप जो कह सकते हैं, यह काम किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, जो नंद वंश के बाद मौर्य वंश की स्थापना हुई। तो आज हम लोग इन तीनों राजवंशों से संबंधित तथ्यों और अवधारणाओं से परिचित हुए हैं। आपको वीडियो कैसा लगा निश्चित रूप से हमें मैसेज में बताइए। और हम लोगों का उद्देश्य ही है कि जो भी दूरस्थ क्षेत्र में स्टूडेंट जो कोचिंग नहीं जा सकते, उनको एक क्वालिटी बेस्ड जो है वो पढ़ाई कराई जाए, उनकी तैयारी करवाई जाए, ताकि उनको सफलता प्राप्त हो कंपटीशन की दुनिया में। और हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं, ताकि कोई भी वीडियो आए तो आप तक पहुंच सके। और अगले वीडियो में हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।